अच्छा जी, आज जो है ना वो हमने दो टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने हैं। एक हमारे पास साइकेट्रिक नर्सिंग में साइको फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो है वो एंगर का टॉपिक है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो साइकेट्रिक नर्सिंग में जो साइको फार्माकोलॉजी का टॉपिक है ना, वो इस तरह का टॉपिक है कि आपको इस तरह से लगेगा जैसे आप सारी फार्मा पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब टोटल फार्माकोलॉजी को जो है ना वो इसके अंदर डिस्कस किया गया है। और कई बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्ट वाला ये यूनिट जो है वो छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर टोटल फार्माकोलॉजी लिखी हुई है। तो आपने इसको ऐसा छोड़ना नहीं है, आपने क्या करना है, इसको एक दफा गो थ्रू जरूर करना है, ठीक है। लेकिन इतना डिटेल में या इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मेन मेन चीजें जो है वो आपने देखनी है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स आपने देखने हैं, ठीक है। और इस तरह की जो है ना वो छोटी मोटी साइड इफेक्ट्स किस तरह से आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेनी है ड्रग्स की, ठीक है। और बस ये साइकेट्रिक नर्सिंग में सिर्फ एक यही वाला चैप्टर है जिसमें ज्यादातर ड्रग्स का जो है वो जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आपने ये चीजें जो है वो देख लेनी है ताकि आपका कोई जो है वो पॉइंट मिस ना हो जाए। यूएचएस में कोई एमसीक्यू आ जाता है या कोई एससीक्यू आ जाता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। साइको फार्माकोलॉजी को हम इस तरह से रीड करेंगे। और एंगर जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम बुक से भी देखेंगे, ठीक है। बल्कि कोशिश करेंगे कि हम उसको डायरेक्ट ही बुक से देख लें। साइकेट्रिक नर्सिंग में बुक के अंदर जो है ना वो बहुत ज्यादा उन्होंने एक तो लेंथी लिखा हुआ है प्लस बहुत ज्यादा मिक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है यहाँ स्लाइड जो है वो मैं इससे पढ़ाऊंगी। बेसिकली आपका जो साइको फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर है वो हमारे पास स्टार्ट होता है कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस तरह की होती है। हमारे पास दो तरह की जो है वो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ठीक है। एंटी साइकोटिक्स होते हैं वो अब ज्यादातर जो है वो हम इतना यूज नहीं करते, ठीक है। एंटी साइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को हम ज्यादातर जो है वो अब यूज कर रहे हैं। इसका मेन जो है ना वो हम क्लासिफिकेशन वगैरह हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो साइकोट्रोपिक या न्यूरोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर आपने क्लासिफिकेशन मेन याद रखनी है कि इनको आपने डिवाइड किस किस में किया हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं तो क्लासिफिकेशन का अगर आपको आइडिया हो तो आप आगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा चीजें इसी से ही सॉल्व कर सकेंगे। तो आपने देखना आपके पास जो साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स हैं उनमें हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आ रही है वो कौन सी आ रही है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, एंटी एंजाइटी और मूड स्टेबलाइजिंग। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ना न्यूरोलेप्टिक की टर्म जो है वो मेंशन है। न्यूरोलेप्टिक और साइको एंटी साइकोटिक ना सेम ही आप कह लें मेडिकेशन होती हैं, ठीक है। जो हम ज्यादातर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स को ना रिजोल्व करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूरोलेप्टिक की टर्म लिखी हुई है ना ऊपर, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरोलेप्टिक कह लें या एंटी साइकोटिक कह लें, ठीक है। ये सेम ही चीजें हैं। एंटी साइकोटिक मतलब जो आपने साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए ज्यादातर यूज करनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास एंटी साइकोटिक ड्रग्स आ जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट आ जाती हैं, एंटी एंजाइटी और मूड स्टेबलाइजिंग। चार क्लासिफिकेशन होगी, आपने इन चारों को याद रखना है। अब इन चारों की जो ये जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है ना, इसमें से आगे आपने क्या करना है, एंटीसाइकोटिक के मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या आ सकती हैं, फिर एंटी डिप्रेशन के, फिर एंटी एंजाइटी के और फिर मूड स्टेबलाइजिंग के, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने इसको जो है वो अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आता है एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन में देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि ये बेसिकली किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं ज्यादातर उनको रिजोल्व करने के लिए जो है वो हम यूज करते हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशन। ये 2 to 4 वीक्स जो है वो ले सकता है, ठीक है। कुछ लोग पहले ही उससे जो है वो बेटर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है एक मेडिसिन से इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, दूसरे मेडिसिन से जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इन पे जो है वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों को इसके ज्यादा साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, साइड इफेक्ट्स में हमारे पास जो चीजें डिफरेंट लोगों को इसके डिफरेंट साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो वो साइड इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं वो आगे उन्होंने फर्दर जो है वो डिटेल बतानी है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ कन्वेंशनल ड्रग्स हैं और कुछ न्यू जनरेशन या कह लें एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आ जाते हैं। अब एंटीसाइकोटिक क्या क्या, आपने ना एक एरो का निशान लगा लेना है, ठीक है। आपने एरो लगा के लिखना है यहाँ पे कन्वेंशनल और दूसरा आपने लिखना है कि न्यू जनरेशन ड्रग्स, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर जो मेडिसिन आ जाती हैं वो कौन कौन से आ जाती हैं, कन्वेंशनल। और ये याद रखना है आपने कि आपने जब भी मेडिसिन को लिखना है आप कोशिश करें चार्ट जो है ना वो ड्रॉ कर लें, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन वालों को आप यूजली टिपिकल ड्रग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन ड्रग है उसको हम एटिपिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये कितनी तरह की हैं, दो तरह की हैं, एक एटिपिकल है एक टिपिकल है।
एटिपिकल वालों को हम यूजुअली सेकंड जनरेशन कहते हैं और टिपिकल वालों को आप यूजुअली फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो है वो इनको ये नाम क्यों दिया गया है या इसको देने की वजह क्या है, तो बेसिकली ना ये ग्रीक वर्ड्स हैं जहाँ से ये चीजें जो है वो डिराइव की गई हैं, ठीक है। और नर्व्स का अंदर जिक्र जो है वो बार बार आता है, न्यूरोलेप्टिक्स जब हम मेडिसिन को कहते हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन में डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती हैं, ठीक है। सीरोटोनिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती हैं और डोपामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। तो ये इनका कुछ ना बैकग्राउंड नॉलेज है जो कि यूएचएस में ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह है कि आपको वैसे थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेडिसिन इंक्लूड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हमारे पास क्लोरप्रोमाजीन आ जाती है, जिब्रिक्स आ जाती है। कोशिश करें सिर्फ थोड़ी थोड़ी मेडिसिन जो है ना, थोड़ी थोड़ी ड्रग्स आप जस्ट नाम जो है ना वो आपको याद रहेगा। कोई पूछ सकता है कि भाई कन्वेंशनल मेडिकेशन में कौन कौन से एजेंट्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कन्वेंशनल एजेंट्स का जो है वो नाम पता होना चाहिए। आपने उसके आगे जो है ये 2 मेडिसिन के नेम जो है वो मेंशन कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आती है कि कन्वेंशनल और कन्वेंशनल हो गया हमारे पास, ठीक है। कन्वेंशनल में हमने ये वाली चीजें पढ़ ली हैं, ये हमारे पास यूजली जितने भी साइकोसिस के सिम्टम्स होंगे या जितने भी बिहेवियर प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स होंगे जिसमें दूसरी मेडिकेशन जो होती हैं वो इनफेक्टिव होती हैं, ठीक है, उसमें हम कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं। आपको मतलब इसका पढ़ता है ना मीनिंग। कन्वेंशनल का मतलब होता है रवायती तरीके, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब जो मेडिसिन से थोड़ा सा कह लें कि हट के होते हैं, ठीक है, एटिपिकल एजेंट्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं। और जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं या न्यू जनरेशन ड्रग्स कह लें, उनमें हमारी मेडिसिन जो होते हैं वो यूजली आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा सा देख लेना है इसको, इसकी 2 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये देख लेनी है आपने। अच्छा जी, उसके बाद जो है आपके पास एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के अंदर जो है वो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की दूसरी जो है वो चीज आ जाती है हाँ, ये इसके जो है उन्होंने साइड इफेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। आप कोशिश करें कि साइड इफेक्ट्स भी साथ साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने साइड इफेक्ट्स भी साथ साथ देखने हैं, ठीक है। इसके कुछ एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स में हमारे पास क्या आता है कि ये एसिटाइल कोलिन के एक्शन को इनहिबिट कर देती है। और एसिटाइल कोलिन क्या होता है, एक आपका केमिकल ट्रांसमीटर है बेसिकली, जो आपके स्टमक को, इंटेस्टाइन को, जो वेगस नर्व होती है बेसिकली इसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और बाद में स्टमक और इंटेस्टाइन में जाके एक्ट करता है। तो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो होते हैं मोस्टली मोस्टली इसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो है वो नहीं आता, उसके लिए कि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स में आपने पढ़ा था कि आपका ड्राई माउथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्लरी विजन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपको ड्राउजीनेस फील होती है, ठीक है। इसके अलावा सिडेशन आ जाती है, इसके अंदर हेलुसिनेशन आ जाती है, मेमोरी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये सारे आपके पास एंटीकोलिनर्जिक जो है वो इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो होती हैं वो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी ला सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो फोटो सेंसिटिविटी का इफेक्ट आ जाता है। फोटो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आंखें जो होती है ना वो बहुत ज्यादा लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाती हैं। यानी अगर आपने सादा सी घर में कोई सेवर भी चलाया हुआ है तो उससे भी जो है वो आपकी आईज में जो है वो इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स आते हैं जो कि बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं आपके पास, ठीक है, उन लोगों के अंदर आता है जो कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो होते हैं वो ले रहे होते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स होते क्या हैं बेसिकली कि आप अच्छे तरीके से बैठ नहीं सकते, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है, ट्रेमर्स होने लग जाएंगे आपको, ठीक है, आपकी फेशियल मूवमेंट्स होती हैं वो आपके पास बिल्कुल ही अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। आपने डिस्काइनेजिया डिस्टोनिक मूवमेंट पढ़ी होंगी पीड्स के अंदर ही, ठीक है। तो वो आपके पास पार्किंसनिज्म वाली जो जितनी भी कह लें कि मूवमेंट्स होती हैं वो सारी आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट्स में आ जाते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल चीजों में आ जाती हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम से रिलेटेड होता है ना, तो आपको पता है ना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम जो होता है वो हमारे पास रेगुलेट करता है पोस्चर को और स्केलेटल मसल्स की सारी टोन वगैरह को, ठीक है। तो इस वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन की वजह से आते हैं। अच्छा, ये देखिए उन्होंने आगे एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स भी बता दिए हैं। एकथीसिया है, डिस्टोनिया है, पार्किंसनिज्म के हैं, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, टार्डिव डिस्काइनेजिया है, ठीक है। आपने जस्ट इसके नेम जो है वो याद रखने के, ये साइड इफेक्ट्स जो है वो इससे आ सकते हैं। इसमें उन्होंने वही सारा बताया कि अब नॉर्मल मूवमेंट्स होने लग जाएंगी, आर्म्स की, लेग्स की, ठीक है, शोल्डर की, पेल्विक गायरेशन यानी मूवमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होती, डिस्काइनेजिया की कंडीशन जो है वो आना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को डिस्काइनेजिया का थोड़ा सा पता है, डिस्काइनेजिया क्या होता है बेसिकली?
डिस्काइनेसिया हमारे पास होता है कि कह लें कि अनकंट्रोल्ड या इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट होती है, जो बेसिकली शेक से लेके फुल बॉडी मूवमेंट तक हो सकती है, उसको हम डिस्काइनेसिया कहते हैं। ठीक है, तो डिस्काइनेसिया की मूवमेंट जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जी सेक्सुअल फंक्शनिंग जो होती है वो कहते हैं यूजली इंटरफेयर करता है उसके साथ, लेकिन थोड़ी सी कॉमन होती है। वेट गेन हो सकता है। डब्ल्यूबीसीएस की मॉनिटरिंग जरूरी होती है क्योंकि एक ग्रेन्युलोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो हो सकता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये इसके साइड इफेक्ट्स आ गए हैं। अब आपको एक मजे की बात ये बताऊं कि आप लोगों की बुक के अंदर जो है ना वो साइड इफेक्ट्स, ठीक है, और इसकी टॉक्सिसिटी जो है आई थिंक सो सेपरेट जो है वो मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने जो है वो इस तरह से याद करना है कि जब आप याद कर रहे हो तो आपने लिखना है कि टॉक्सिक इफेक्ट्स जो है वो कौन से हैं और साइड इफेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी बेसिकली इस तरह से नहीं होता कि टॉक्सिसिटी जो है वो किसी ड्रग की वही उसके साइड इफेक्ट्स भी हों। ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी जो होती है और ड्रग जो है साइड इफेक्ट्स, वो दोनों सेपरेट सेपरेट चीजें हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें ना लेवल ऑफ डैमेज डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी ड्रग टॉक्सिसिटी में हम यूजली मेजर करते हैं कि एक जो मेडिसिन है उसने एक ऑर्गेनिज्म को कितना मतलब डैमेज कर रही है वो। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट्स में यूजली हम ये चीजें जो होते हैं वो मेजर करते हैं। और साइड इफेक्ट्स में हमारे पास नॉर्मल से छोटी मोटी चीजें जो है वो आ जाती हैं। साइड इफेक्ट्स का मतलब होता है कि अगर आपने एक ड्रग ली है तो उसके जो इफेक्ट्स आने हैं उसके अलावा क्या क्या इफेक्ट्स जो हैं वो आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो वो साइड इफेक्ट्स में चीजें चली जाती हैं। तो आप बच्चों ने साइड इफेक्ट्स को और टॉक्सिसिटी को कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, जब आपको साइड इफेक्ट्स आए आपने साइड इफेक्ट्स वाली चीजें लिखनी है, जब आपको टॉक्सिसिटी या ओवरडोज के इफेक्ट्स आते हैं तो आपने कोशिश करना है उसको अपने जहन में रखें। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट्स जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, हम्म, अच्छा, तो हमारे पास जो है ना ये इसके एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के जो है वो अच्छा, इसके सिम्टम्स में हमारे पास आता है एजिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, सीजर्स वगैरह, फीवर है, ईपीएस यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स है। कुछ मिलते जुलते भी होंगे, आपने देख लेना है उनको। ठीक है, जो मिलते जुलते हैं उनको आपने एक दफा में ही याद कर लेना है। ओवरडोज, इसके अलावा आपके पास कार्डियक फंक्शन होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक लिवाज है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है ये आपके पास ओवरलोड की वजह से जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो बेलियम कहते हैं सब पेशेंट। अच्छा, ये गैस्ट्रिक लिवाज आपको पता है क्या होता है? स्टमक पंपिंग होती है ये जो गैस्ट्रिक लिवाज होता है, या आप ये कह सकते हैं गैस्ट्रिक इरिगेशन भी होती है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, जो स्टमक होता है ना उसका सारा कंटेंट जो होता है उसको क्लीन आउट कर दिया जाता है। एक ट्यूब लेके उसके थ्रू सारा कंटेंट जो है वो हम क्लीन आउट कर देते हैं। तो जब भी कोई इस तरह की कंडीशन होती है, यानी किसी ने ड्रग ओवरडोज कर लिया या ज्यादा खा लिया, तो हम वहाँ पे गैस्ट्रिक लिवाज जो है वो कर देते हैं। इसके अलावा अपने सीजर्स के लिए आप वेलियम भी दे सकते हैं, जो कि बेसिकली एक diazepam है। ठीक है, आप ये चीजें जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। उसके अलावा जो चीज आपने नेक्स्ट हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन आ जाते हैं। इसमें हमने एंटीसाइकोटिक पढ़ा है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक में आपने याद रखना, एंटीसाइकोटिक में हमने पढ़ा कि जो भी साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं इसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक बात हमने पढ़ ली। उसके बाद हमने कुछ इसके जो है वो पढ़ लिए कि ये कन्वेंशनल होती हैं, एक कन्वेंशनल होती हैं। दूसरी बात हमने ये पढ़ी। उसके बाद तीसरी बात हमने साइड इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि साइड इफेक्ट्स के कौन कौन से आते हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स में हमने ये कुछ साइड इफेक्ट्स जो थे वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने चौथी चीज डिस्कस की, इसमें ओवरडोज को डिस्कस किया, यानी टॉक्सिसिटी से या ओवरडोज की वजह से कौन कौन सी चीजें जो है वो अपीयर हो सकती हैं। तो ये हमारे पास एंटी साइकोटिक मेडिकेशन के थे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंटी डिप्रेसेंट आ जाते हैं। ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी वो हमने एंटी डिप्रेसेंट की पढ़ी थी। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिकली किस तरह की ड्रग्स होती हैं, ये इस तरह की क्लासिफिकेशन है जो कि डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए, यानी जो एंजाइटी की डिसऑर्डर्स होती हैं, जो क्रोनिक पेन की होती हैं, जो एडिक्शन के लिए होती हैं। ठीक है, ये वाली सारी चीजों को जो है ना वो ट्रीट करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, और एंटी डिप्रेसेंट्स में आपको पता है कि सर्टालिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोक्सीटीन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ट्रेजोडोन बहुत ज्यादा चलने वाली मेडिसिन है जो कि एंटी डिप्रेसेंट है, और हम इसको जो है वो याद करते हैं। ठीक है, और 5 अगर हम कहेंगे बेस्ट जो हमारे पास एसएसआरआईज हैं जो कि हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, उनमें हमारे पास पेरोक्सीटीन भी होती है, फ्लोक्सीटीन भी होती है, और सर्टालिन भी आ जाती है। तो ये हमारे पास कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो कि हम नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स को। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो चलने वाले कह लें कॉमनली यूज एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं वो आपके पास सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट में, और उनकी टाइप में आपके पास फ्लोक्सीटीन आता है, जो मैंने आगे भी आपको बताया, फ्लोक्सीटीन और सर्टालिन। ठीक है,
तो ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट को हमने पढ़ लिया कि ठीक है ये एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं किस तरह से जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है, इनका मैकेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, या इसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा उसको जो है ना वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो बेसिकली जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं ना, आपने याद रखना है कि ये न्यूरो की जो रीअपटेक होना होता है ना उसको इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। ये स्पेशल किस्म के इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो न्यूरो का रीअपटेक होना होता है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो जब इनहिबिट नहीं होगा तो फिर जब इनहिबिट हो जाएगा, सॉरी, तो फिर क्या होगा कि मतलब जो ड्रग थी उसमें सेरोटोनिन का लेवल जो होता है हमारे पास, यूजली जिनको ये न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करते हैं उसमें सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, इस तरह के ड्रग्स न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आते हैं, ठीक है। तो जब ये उनको इनहिबिट कर देते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उसको एक रिलैक्सिंग या उसको एक सूथिंग इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब सूथिंग इफेक्ट आता है तो फिर उसके बाद जो है वो बॉडी थोड़े सुकून में चली जाती है और पेशेंट को लगता है कि जैसे वो डिप्रेशन से जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। और यूजली कहा जाता है कि 4 to 6 वीक्स लगते हैं एक डिप्रेस्ड पेशेंट जो होता है उसको अपने साइन एंड सिम्टम्स जो है वो छोड़ने में और उसको जो है वो इससे बाहर आने में, ठीक है। तो ये जो है ना इसका बेसिकली ये कह लें कि एक मैकेनिज्म होता है कि ये जाके सेरोटोनिन की जो रीअपटेक होती है उसको इनहिबिट कर देता है, ठीक है। रिसेप्टर जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है ताकि सेरोटोनिन जो है वो बार बार ना आ पाए। तो जब वो नहीं आ पाता तो जाहिर बात है फिर हमारे पास जो पेन का जितने भी सेंसिटिविटी होती है, पेन का फंक्शन होता है वो सारा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास जो है वो इसके मैकेनिज्म में आ जाती है। सेरोटोनिन जो होता है ना वो हमारी डिप्रेशन में, हमारे एंजाइटी में और हमारी हेल्थ कंडीशंस में बहुत ज्यादा जो है वो रोल प्ले करता है, ये आपने याद रखना है। और जब भी सेरोटोनिन नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें जो है वो आपको डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन को उन्होंने आगे से ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन, ठीक है, में डिवाइड किया। जैसे हमने पिछली वाली मेडिकेशन को दो में डिवाइड किया था, एक हमारे पास थी कन्वेंशनल और एक हमारे पास थी ए कन्वेंशनल या ए टिपिकल या टिपिकल भी आप कह सकते हैं। इसको हमने दो में डिवाइड किया, ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन, ठीक है। ओल्ड जनरेशन में हमारे पास जो है वो मोनोमाइनऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो न्यू जनरेशन होती है उसके अंदर हमारे पास जो है वो SSRI, जिसकी हमने आगे भी बात की, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है, ये आ जाते हैं। तो मोनोमाइनऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होते हैं उनके अंदर हमारे पास यूजली फेनल्जीन जो है वो सबसे ज्यादा कह लें कि यूज करने वाली ड्रग होती है, जो कि आप यूज करते हो, ठीक है। ये डिप्रेशन को जो है वो ट्रीट करती है। किस तरह से ट्रीट करती है, ये क्या करती है, हमारे ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन का केमिकल होता है ना, सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो आपका मूड जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये ड्रग एक्ट करती है। उसके बाद आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज है एक वो आ जाती है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको आगे भी बताया कि 10 से 14 दिन लगते हैं, ठीक है, इनको 4 to 6 वीक्स कह लें आप, या मतलब 10 to 14 डेज लगते हैं इनको तकरीबन एक कंप्लीट जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करने में। उसके बाद आपने साइड इफेक्ट्स थोड़े से इसके भी कर लेने हैं कि क्या क्या इससे जो है वो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसमें यूजली सेक्सुअल इम्पेयरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे चलो ठीक है वो आते हैं। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स पिछले वाले में भी आ रहे थे, इस वाले में भी आ रहे हैं, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स दोनों में आते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो हमारे पास जो है यहाँ पे सेक्सुअल डिस्फंक्शन है। आपने याद रखना है इसमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो है उसकी प्रॉब्लम ज्यादा होती है, ठीक है। सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आते हैं, इसके अलावा वेट गेन भी जो है वो होता है। मैं आपको जितना जितना बता रही हूँ आपने उतना उतना ही जो है वो इस स्लाइड में से करना है, ठीक है। उतना आपके लिए इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो SSRIs है यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो हमने पढ़े, उनके कहते हैं कि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आते हैं। जो हमने पहले एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स पढ़े, आपको वही वाले बस एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स आपने करने हैं। मोनोमाइनऑक्सीडेज इनहिबिटर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मोनोमाइनऑक्सीडेज, ठीक है, लिवर के अंदर मोनोमाइनऑक्सीडेज का जो है लेवल कम हो जाता है। और लिवर मोनोमाइनऑक्सीडेज क्या करता है, टायरामीन को, ट्रिप्टोफान को जो है वो तोड़ता है, ठीक है। तो इफ अ पर्सन ईट फूड दैट इज रिच इन यानी टायरामीन या ट्रिप्टोफान से ज्यादा इस तरह की खुराक खाता है जिसके अंदर ये चीजें ज्यादा होती हैं, तो ही और शी रिस्क हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि वो हाइपरटेंशन की क्राइसिस में चला जाए, ठीक है। तो पर्सन को जो है वो इसे इनहिबिट करना चाहिए। हाइपरटेंसिव क्राइसिस के उन्होंने साइन बताए हैं, बेसिकली वो ये बताना चाह रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जो होती है ना वो आपकी जो ट्रिप्टोफैन या टायरामीन है उसके लेवल को कम कर देती है, ठीक है। तो
सॉरी, उसको कम नहीं करती, मोनोमाइनऑक्सीडेज को कम कर देती है। और मोनोमाइनऑक्सीडेज जब कम हो जाता है तो मोनोमाइनऑक्सीडेज का काम ये था कि इसने इन अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करना था। लेकिन अब मोनोमाइनऑक्सीडेज जो है वो खुद नहीं रहा, तो वो इसको कैसे ब्रेक डाउन करेगा? जब वो इसको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तो हमारे पास हाइपरटेंसिव क्राइसिस के साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसके साइड इफेक्ट्स में ये भी लिख सकते हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ साथ इसके अंदर जो है वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन भी अपीयर हो सकती है। ठीक है। आपको कुछ फूड जो है वो अवॉइड करने चाहिए, यानी कुछ फूड्स आपको नहीं खाने चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि इस मेडिकेशन के साथ आपने ये वाला फूड नहीं खाना। ठीक है। वाइन से मना किया जाता है, सोया सॉस से, बनाना पील से, फिश से, मीट से, क्योंकि इनके रिएक्शन जो है ना इनके साथ बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम जो है वो क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं कि आपने ये फूड जो है वो अवॉइड करनी है। आई थिंक सो ये एमसीक्यूज में आता है कि मोनोमाइनऑक्सीडेज के साथ विच फूड टू अवॉइड विद मोनोमाइनऑक्सीडेज। और अंदर उन्होंने ऑप्शंस मेंशन किए हुए थे कि बनाना पील है, या सोया सॉस है, या वाइट वाइन है। इस तरह से करके उन्होंने ऑप्शन जो थे वो मेंशन किए हुए थे। तो आपने ये पढ़ना है, फूड टू अवॉइड विद मोनोमाइनऑक्सीडेज, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के साइड इफेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कुछ और सिम्टम्स भी बताया कि हाई फीवर होता है, कंफ्यूजन है। ठीक है। कंफ्यूजन के अलावा आपके पास जो है वो हाइपोमेनिया की कंडीशन होती है वो क्लियर होती है। हाइपोमेनिया क्या होता है? इसमें एक इस तरह की कंडीशन है जिसमें बेसिकली आपकी ना, अब आपका मूड जो होता है वो बहुत ज्यादा एलिवेट, एक्सट्रीम चेंज होता है ना, वो आपके मूड के अंदर आता है, या आपकी एनर्जी लेवल के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो चेंज आता है, और यहाँ आपकी एक्टिविटी लेवल के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आता है। ठीक है। यानी आपको कभी बहुत ज्यादा खुशी महसूस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। आप अनकंट्रोलेबल एक्साइटेड हो जाओगे। ठीक है। और यहाँ आप कभी बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाएगा या बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो जाओगे। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो हाइपोमेनिया की कंडीशन होती है। टैकीकार्डिया है, डायफोसिस है। ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी सही तरह हो सकती है, सीजर्स वगैरह की कंडीशन जो है वो अपीयर होती है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन की टॉक्सिसिटी अगर हम देखें तो इसमें आपके पास कहते हैं कि अगर मोनोमाइनऑक्सीडेज और दूसरा एंटी डिप्रेसेंट जो है वो अगर हम इकट्ठा दे दें तो हमारे पास बहुत ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अपीयर हो सकते हैं। ठीक है। 7 to 14 डेज जो है वो उन्होंने कहा है कि आपने मतलब लैब्स करना छोड़ना है। जब भी आपने कोई मोनोमाइनऑक्सीडेज यूज करनी है उसके बाद आपने एंटी डिप्रेसेंट की तरफ शिफ्ट होना है। तो 7 to 14 डेज का गैप होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ओरली आप इसको एडमिनिस्टर करते हो 2 to 4 वीक्स लगते हैं इसको थेरापेटिक लेवल तक जाते जाते। और ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन एंटी एंजाइटी मेडिकेशन की। ठीक है। एंटी एंजाइटी मेडिकेशन होते हैं हमारे पास, ये ज्यादातर एक्ट आउट किस तरह से करती हैं एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। एंटी एंजाइटी मेडिकेशन में हमारे पास जो है ना वो ज्यादातर जो चीज आती है बेंजोडाइजेपिन एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, ये लिम्बिक सिस्टम के ऊपर जाके एक्ट करती हैं। ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम के बाद आपको सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली मेडिकेशन है ना वो बेंजोडाइजेपिन है। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना वो अगर हम मतलब देखें कि बेंजोडाइजेपिन जो होती है वो उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। वो किस तरह से जो है वो एक्ट करती है या क्या वो रोल प्ले करती है बेसिकली। तो बेंजोडाइजेपिन आपने ना अपनी फार्मा में पढ़ा होगा कि ये एक सीएनएस डिप्रेसेंट होती है। ठीक है। जो कि हमारे पास बेसिकली कामनेस की फीलिंग को लेके आती है। ठीक है। ड्राउजीनेस की फीलिंग को लेके आती है या स्लीप की फीलिंग को लेके आती है। और ये करती क्या है हमारे पास, ये बेसिकली जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, गाबा आपने पढ़ा होगा। ठीक है। उसको जो है ना वो बाइंड करवाती है। ठीक है। उसकी फैसिलिटेशन मतलब उसकी हेल्प करती है कि वो बाइंड हो जाए। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा? न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। गाबा ने क्या करना है, सारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको बंद कर देना होता है। ठीक है। इनहिबिट कर देना होता है। तो ये हमारे पास जो है वो गाबा रिसेप्टर्स की जो बाइंडिंग होती है उसके लाइगेंड के साथ उसको ज्यादातर जो है वो प्रमोट करवाती है। जब वो इनहिबिटरी इफेक्ट देता है, ठीक है, गाबा जब भी जो है वो अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच होगा तो वो क्या करेगा, एक इनहिबिटरी इफेक्ट देगा। ठीक है। चैनल ओपन होगा और इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, पेन वगैरह के जितने भी साइलेंट सिम्टम्स होंगे वो सारे कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने जो है वो इसका देखना है कि ये सिडेटिव के तौर पर, हिप्नोटिक के तौर पर जो है वो एक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास सीएनएस डिप्रेशन में कहते हैं कि ये हमारे पास माइल्ड सिडेशन से कोमा तक जो है वो जा सकता है। आपने मतलब इसके अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स में देखें तो सीएनएस डिप्रेसेंट है ना ये, तो कभी कभी इस तरह से होता है कि अगर डोज जो है उसकी ज्यादा चली जाए, ठीक है, ड्रग डोज जो है वो बहुत ज्यादा चली जाए, तो ये माइल्ड सिडेशन से कोमा की कंडीशन में भी पेशेंट जो है वो चला जाता है। ठीक है। दूसरे इसके इफेक्ट्स जो उन्होंने मेंशन किए हैं उनमें हमारे पास होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंटी कंवल्सिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं।
आपने इसमें से बेसिकली जो चीज करनी है, इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स तो हमने मेंशन कर दिए कि ठीक है ये गाबा को जो है वो इनहिबिट करता है, ठीक है। और पेन के जितने भी ट्रांसमीटर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिनकी वजह से पेन का इफेक्ट नहीं आता और ज्यादा जो पेशेंट स्लीप की कंडीशन में जो है वो चला जाता है, ठीक है। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स इसके वही है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स हैं आपने मेन वो करना है। साइड इफेक्ट्स में हमारे पास आता है सीवियर सीएनएस डिप्रेशन। जैसे हमने आगे पढ़ा कि ये हमारे पास जो है वो सूथिंग इफेक्ट लेकर आता है, ठीक है, स्लीप का इफेक्ट लेकर आता है, लेकिन अगर ये डोज हम ज्यादा दे दें तो हमारा सीएनएस जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन यानी डिप्रेस कंडीशन में चला जा सकता है। तो बिल्कुल ही जो है ना उसके ऑपोजिट इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी दे दी है तो आपके पास कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, यानी आपका हार्ट जो है वो फेल हो सकता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की कंडीशन जो है वो अपीयर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि इट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस किन पेशेंट्स के लिए, टू सब्सटेंस अब्यूजर। अच्छा, ये लाइन जो है ना वो आपने हाईलाइट करनी है कि हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है, किन पेशेंट्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, उन क्लाइंट के लिए जो कि हमारे पास सब्सटेंस अब्यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो पहले से किसी ड्रग वगैरह में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उनको एक ट्रीटमेंट चाहिए होता है क्योंकि उनके अंदर एंजाइटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो उनके लिए जो है ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है, हम इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी में अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जो यूफोरिया की कंडीशन आती है। यूफोरिया क्या होता है कि इंसान जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है यूफोरिया की कंडीशन में। स्लर्ड स्पीच का मतलब होता है कि आपकी स्पीच जो होती है वो यूजुअली नॉर्मल नहीं होती, ठीक है, मतलब उसमें जो है ना वो स्पीच की जो कंडीशन है वो आपको मतलब उसकी बात जो है वो प्रॉपर समझ नहीं आती। डिसोरिएंटेशन है, अनस्टडी गेट है और इम्पेयर्ड जजमेंट है, ठीक है, ये चीज हो सकती है। इसके अलावा आपके पास ओवरडोज के सिम्टम्स में आता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कोल्ड एंड कमी स्किन है, हाइपोटेंशन है, वीक एंड रैपिड पल्स हो सकती है, पिंपल्स जो होते हैं वो ये डायलेट कर जाते हैं और कोमा की कंडीशन जो है वो इसकी टॉक्सिसिटी में आ सकती है। तो हमने तीन ड्रग्स जो है वो उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो डिस्कस कर लिया, ठीक है। तीन ड्रग्स की हमने जो है वो चीजें यानी वो डेफिनेशन हमने उसकी देख ली, ठीक है। उसके बाद आपने जो है उसके साइड इफेक्ट्स देख लिए, आपने उसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स देख लिए। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो ड्रग है वो हमारे पास मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन आ जाती है, ठीक है। मूड स्टेबलाइजिंग मेडिकेशन बेसिकली हमारे पास ये भी कह लें कि एक गैमा जो गाबा होता है उसको जो है वो इनहिबिट करती है, ठीक है। कुछ हमारे पास वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं जो कि हमने पहले भी जो है वो डिस्कस किया, तो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स को ये क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जब ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर गाबा की जो है वो उसको करवा देती है, ज्यादा करवा देती है अमाउंट को, गाबा की अमाउंट को ज्यादा करवाती है, और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होते हैं जिनको ये ब्लॉक करवा देती है, ठीक है। तो जब वो ब्लॉक होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूरल सिंक्रोनी होती है हमारी वो इंक्रीज होती है और पेन का इफेक्ट जो होता है हमारे पास बहुत बहुत कम हो जाता है, ठीक है। हमारे पास जो है वो यूली कार्बामेजेपिन जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है, ठीक है, जो बेसिकली वोल्टेज गेटेड आयन चैनल यानी सोडियम पोटाशियम चैनल जो होते हैं उनको जो है वो अफेक्ट करती है, ठीक है। और अफेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो सूथिंग इफेक्ट जो है वो इससे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ट्रिप्टोफान जो होता है वो हमारे पास इंक्रीज होता है इसके अंदर यूजली, और बाद में जो है वो सेरोटोनिन की कंडीशन जो है वो इसमें आ जाती है। मूड स्टेबलाइजर होते हैं, आपके मूड को जो है वो इन्होंने क्या करना होता है, स्टेबलाइज करना होता है, मूड को जो है वो ठीक करना होता है। अगर ज्यादा एग्रेशन में है पर्सन तो उसको जो है नॉर्मल कर देगा, ठीक है, अगर ज्यादा यूफोरिया की कंडीशन में है तो उसको भी जो है वो ठीक कर देता है। अच्छा, कहते हैं कि इसका स्पेसिफिक एक्शन जो है ना वो ज्यादा अनक्लियर है। लिथियम सब्स्टिट्यूट्स जो है वो आप यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो मूड स्टेबलाइजिंग है लिथियम जो है वो किसके अंदर आता है, ठीक है। लिथियम हमारे पास जो है वो मूड स्टेबलाइजर के अंदर आता है। मूड स्टेबलाइजर लिथियम जो है वो क्या करता है, हमारे पास आरईएम स्लीप यानी जो हमारी नॉर्मल आरईएम और एन आरईएम हमने स्लीप जो थी वो साइकिल डिस्कस किया था, तो जो आरईएम स्लीप साइकिल होता है उसको जो है ये नॉर्मल करता है, ठीक है। और क्योंकि ये सारी एबनॉर्मेलिटीज मूड डिसऑर्डर में पाई जाती है, जब स्लीप साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है तो मूड के साथ जो है उसका डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है। तो मूड जो है वो इंसान का अच्छा नहीं होता, उसकी वजह से स्लीप जो है वो अच्छी नहीं होती, मूड ठीक नहीं होता और वो जो है वो टेंशन में रहता है। तो ये क्या करता है, आपका स्लीप साइकिल बेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसान का मूड जो है वो भी ठीक रहता है, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि ये क्या करता है, ये गाबा की एक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। गाबा का आपको पता होना चाहिए कि गाबा जो है ना हमारे पास सबसे ज्यादा काउंटिंग इफेक्ट के लिए जो है ना वो एक मशहूर तरीन जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना जितनी भी एंजाइटी की स्ट्रेस की जितनी भी सिम्टम्स होती हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर उसको जो है वो खत्म कर देता है, ठीक है। और जो है ये जो हमारी स्मूथिंग सूथिंग इफेक्ट की सिम्टम्स होती हैं उसको जो है वो बेसिकली प्रोमोट करता है।
अच्छा, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो है ये किस तरह का इफेक्ट लेकर आता है। हमें पता है कि ये हमारे पास सूथिंग इफेक्ट लेकर आता है, ठीक है, कामिंग इफेक्ट लेकर आता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है किंडलिंग। किंडलिंग क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जो है ना, किंडलिंग एक इस तरह का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कह लें कि सीजर, ठीक है, या डिफरेंट तरह के ब्रेन इवेंट्स हम खुद इनिशिएट करवाते हैं, ठीक है। किंडलिंग क्या होता है कि मतलब हम खुद जो है ना वो ब्रेन के थ्रू डिफरेंट तरह के जो कह लें सीजर इफेक्ट्स होते हैं वो हम खुद जनरेट करवाते हैं, ठीक है। आपको अगर मैं किडनी का जो है ना वो थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देती तो ज्यादा बेस्ट होता है वैसे। इसमें ना हम बेसिकली यही करते हैं कि क्योंकि हमने जो है वो मेंटल हेल्थ के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करना होता है, ठीक है। उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ होती है वो बेहतर नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम मूड डिसऑर्डर्स जब पेशेंट के होते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना पेशेंट को पहले स्ट्रेस होता है ना उससे ज्यादा स्ट्रेस जो होता है ना वो प्रोवाइड करते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम उससे ज्यादा एपिसोड जो होते हैं ना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वो हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट जो है वो अपनी पिछली प्रॉब्लम को जो है वो जल्दी से जल्दी भूलने की जो है वो कोशिश करें, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो डिफरेंट तरह की वोल्टेज थेरेपी यूज करते हैं, ठीक है, वो सीजर्स यूज करते हैं। या कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ इमोशंस जो है वो यूज करते हैं, यानी जितना आपको पहले इमोशनल टॉर्चर किया जा रहा होता है उससे ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ताकि आप पिछली प्रॉब्लम को भूल जाएं, ठीक है। पिछली प्रॉब्लम को जो है वो आप बिल्कुल ही जो है वो सॉल्व आउट कर लें, तो ये हमारे पास किडनिंग का प्रोसेस आ जाता है। तो आपने ये किडनिंग का प्रोसेस जो है ना इसकी डेफिनेशन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैनिक एपिसोड्स हमने पहले पढ़ा है कि जब लिथियम दी जाती है तो उसमें जो मैनिक एपिसोड्स होते हैं उनको भी ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और जब भी लिथियम दी जाती है तो वो डिक्रीज होते हैं। मैनिक एपिसोड्स आपने पढ़ लिया। मेनिया की कंडीशन ज्यादातर वही कंडीशन होती है जिसमें ज्यादा सुपर एक्साइटेड होता है क्लाइंट, ठीक है, तो उसको हम मेनिया की कंडीशन कहते हैं, जिसमें आपके इमोशंस बहुत ज्यादा चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, ये जो है ना एंटी मैनिक इफेक्टिवनेस कितनी होती है लिथियम की, ये आपका एमसीक्यू है 60 to 70%। इसमें से आपने ये वाला करना है कि कितने परसेंट जो है वो इफेक्ट होता है इसका, 60 to 70% जो है वो इसका इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट्स आपने लिथियम के करने हैं सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक सो सिर्फ यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना वो लिथियम के साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। अगर आप चाहें तो इसको एक निमोनिक से जो है ना वो याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके बाद जो है ना वो निमोनिक भी सेंड कर दूंगी। उससे जो है ना वो आपने क्या करना है, इसके साइड इफेक्ट्स याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। लिथियम के साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मतलब जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। एक निमोनिक है हमारे पास लिथियम की ही निमोनिक है, ठीक है। LITHIUM, ठीक है, लिथियम है ना वर्ड, LITHIUM। तो इसमें देखें एल आई से आपने याद रखना है ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज, ठीक है। एल से ल्यूकोसाइट, आई से इंक्रीज, यानी ल्यूकोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है इसके अंदर। एक आपका साइड इफेक्ट होगा, ये अपने पास आप लिख लें। लिथियम में एल आई जो वर्ड है उसका मतलब है ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टी आता है, टी से आएगा ट्रेमर्स, ठीक है। लिथियम का साइड इफेक्ट है कि इसमें ट्रेमर भी पड़ते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो एच आ जाता है, ठीक है, LITH। एच में आपके पास आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होगी। एल आई से क्या था, लिपोसाइट इंक्रीज होते हैं। टी से क्या है, ट्रेमर्स पड़ते हैं। एच से क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है। उसके बाद आई यू आ जाता है। आई यू से होता है इंक्रीज यूरिनेशन, ठीक है, यानी डायबिटीज की कंडीशन जो होती है ना वो मोस्टली अपीयर होती है, इंक्रीज यूरिनेशन। IU में आता है इंक्रीज यूरिनेशन। और लास्ट में एम होता है, एम से हमारे पास होता है मेल फॉर्मेशन। डिफरेंट तरह की मेल फॉर्मेशन जो होती हैं वो यूजली लिथियम के साइड इफेक्ट्स में जो है वो आ सकती हैं, ठीक है। कुछ लोग लिपोसाइटोसिस है, इसके अलावा आई से इम्पेयर्ड मेमोरी भी यूज करते हैं, ठीक है। आपको जैसे इजी लगता है आप कर सकते हैं। टी से ट्रेमर है, एच से हाइपोथायरॉयडिज्म है, आई से यू से इंक्रीज यूरिनेशन है, और एम से जो है वो हमारे पास लास्ट पे आ जाता है मेल फॉर्मेशन, ठीक है। आप मेल फॉर्मेशन लिख सकते हैं या आप कुछ भी जो है उसके थ्रू मस्कुलर वीकनेस है वो भी आप लिख सकते हैं एम से, ठीक है। आप मस्कुलर वीकनेस में जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिथियम के साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपने करने हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो बस इतनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज आपके पास इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है ना हमारे पास आपने जो करनी है चीज, इसमें से ये चैप्टर जो है ना ये इंक्लूडेड है। बच्चे पूछ रहे हैं कि ये इसमें इंक्लूडेड है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, आपके कंटेंट में है, इसी वजह से तो पढ़ा रही हूँ। अच्छा, ये अपने पास ना आप खोले एंगर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11।
मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैंने अभी भी आपको पढ़ाया ना, ये आपके पास इस चैप्टर में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 और 3 में है। मैं आपको दिखा देती हूँ, बाद में आप लोग जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें से शॉर्ट शॉर्ट आप याद कर लेना, ठीक है। चाहे तो वो स्लाइड के ऊपर जो लिखा हुआ है वहां से पढ़ लेना, चाहे तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है इसमें। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आपका ये है आई थिंक सो, ये साइकेट्रिक नर्सिंग का है। हाँ, इसके बाद ये चैप्टर 2 है। इसके अंदर ना दो तरह की चीजें हैं, एक न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज है और एक साइको फार्माकोलॉजी है, ठीक है। तो जो साइको फार्माकोलॉजी है ना वो आपके कंटेंट के अंदर शामिल है, और वो स्टार्ट होती है फ्रॉम आई थिंक सो दिस पेज। साइको फार्माकोलॉजी का नहीं, ये न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज हैं अभी जो चल रही हैं, ये है। पेज नंबर 70 से स्टार्ट होती है साइको फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके कंटेंट के अंदर जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से कर लें, चाहे आप वहां से कर लें। इसके अंदर भी मेडिकेशन की क्लासिफिकेशन है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ना चाहें उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, साइड इफेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट आ जाएगी क्लाइंट टीचिंग है, एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ना चाहें तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वहां से करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। अब वैसे अगर आपको टाइम मिले तो आप जरूर जो है वो अपनी बुक को एक दफा देख लीजिएगा, क्योंकि मेंटल का अब यूएचएस का क्राइटेरिया चेंज हो गया हुआ है, मोस्टली चीजें जो है वो बुक से भी आती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपका मैच कर जाएगा, लेकिन ज्यादा अगर आप चाहते हैं बुक से तो फिर आप जरूर इसको जो है वो एक दफा देखिएगा यहाँ से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एंगर का चैप्टर मैंने आपको कहा चैप्टर नंबर 11 निकालना है आपने। चैप्टर नंबर 11 में आपने जो आपके असाइनमेंट है वो क्या है कि आपने इनकी टर्म्स को जो है वो लास्ट से सर्च करना है, और इसको जो है वो लिखना है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे स्टिकी नोट लगाना है, उनके ऊपर जो है इनकी टर्म्स को नोट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एंगर की जो है वो डेफिनेशन है सबसे पहले, कि एंगर की कंडीशन कब जो है वो होती है, ठीक है। ये आपने कर ली एंगर की डेफिनेशन, की जब भी एक पर्सन फ्रस्ट्रेटेड होता है, हर्ट होता है, फ्रेड होता है, तब ये कंडीशन होती है। हॉस्टिलिटी की डेफिनेशन आ जाती है, ये भी आपने करनी है। हॉस्टिलिटी हम यूजली वर्बल एग्रेशन को कहते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी चीज को एक्सप्रेस करते हो, ठीक है, आप किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करते, आप रूल्स को वायलेट करते हो, तो आप हॉस्टाइल कंडीशन शो कर रहे होते हो। उसके बाद फिजिकल एग्रेशन होता है, जब एक पर्सन अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिजिकल एग्रेशन में एक पर्सन अटैक करना शुरू कर देता है किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी की लाइफ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपने करनी है ना इसमें से हॉस्टिलिटी एग्रेशन की, ये फेजेस करनी है आपने। फेजेस जो हैं ये यहाँ पे भी मैं, अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे ना कुछ फेजेस हैं, आपने उन फेजेस को जो है वो देखना है, ठीक है। फेजेस हमारे पास जो है वो स्टार्ट होती हैं आई थिंक सो यहाँ से, ये इसको अंडरलाइन करें, ट्रिगरिंग फेज, एस्केलेशन फेज, क्राइसिस फेज, रिकवरी फेज एंड पोस्ट क्राइसिस फेज, ठीक है। इसकी जो डिस्कशन है वो नीचे उन्होंने मेंशन की होगी, यहाँ पे नहीं है। पहले आपने इनके डिस्कशन में जाने से पहले आप लोगों ने यहाँ पे 2-3 डेफिनेशंस हैं, वो कोशिश करें कि उनको अंडरलाइन करें। एक्टिंग आउट की डेफिनेशन है सबसे पहले यहाँ तक। एक्टिंग आउट क्या होता है? इमेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म बाय विच द पर्सन डील विद इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेसर्स थ्रू एक्शन rather than थ्रू रिफ्लेक्शन और फीलिंग, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है ना इससे पहले आपने अंडरलाइन करना है। एक्टिंग आउट का मतलब होता है कि आप एक कह लें कि एक पर्सन जो है वो एक सिचुएशन के साथ डील करने के लिए किस तरह से डील करता है, इमोशंस के साथ डील करता है, ठीक है। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ कह लें किस तरह से डील करता है, अपने एक्शंस के थ्रू जो है वो डील करता है, बजाय इसके कि वो रिफ्लेक्शन यूज करें या अपनी फीलिंग यूज करें। इसको हम एक्टिंग आउट का प्रोसेस जो है वो कहते हैं। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा कह लें सिंपल करके बताऊं, तो हमारे पास एक्टिंग आउट का जो मैकेनिज्म होता है ना वो कह लें कि अटेंशन और एनर्जी जो होती है ना उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। यानी आपने स्ट्रेसर से अपनी एनर्जी या अपनी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करनी है, तो आप क्या करते हो, आप कोई भी मैकेनिज्म है आप उसको अपने एक्शंस के थ्रू जो है वो सॉल्व करते हो रादर देन योर फीलिंग्स। इसको हम कहते हैं एक्टिंग आउट बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे आईईडी की डेफिनेशन है, इसको भी कर लेना। आईईडी क्या होता है? इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है,
जिसमें एग्रेसिव इम्पल्सिस आती हैं और पर्सन जो है वो हमला करता है या प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये निशान लगा लिया आपने। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ना एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी में ना आपको दो तरह की थ्योरीज दी हुई हैं। दो तरह की थ्योरीज किस तरह की है? कुछ लोग कहते हैं जो एंगर है वो किस तरह से होता है, और कुछ लोग किस तरह से कहते हैं एंगर होता है। साइको सोशल थ्योरीज ने दूसरी तरह से बयान किया। न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज में ना कहते हैं कि न्यूरो होते हैं बेसिकली इंसान की बॉडी के अंदर, जो कि आपको एग्रेसिव बिहेवियर आपका लेके जाते हैं, जो आपको एग्रेशन में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एंगर का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जो सीरोटोनिन होता है वो बेसिकली एक सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, इनहिबिटरी रोल प्ले करता है एग्रेसिव बिहेवियर में। ठीक है, जितना जो है वो लो लेवल होना शुरू हो जाएगा सीरोटोनिन का, तो इससे हो सकता है कि एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं, ये सारे न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज है, यानी जो बायोलॉजिकल वे में जो है वो बताते हैं चीज को। और साइकोसोशल थ्योरी कहती है कि जो पर्सन जिस तरह के इन्वायरमेंट के साथ बिलोंग करता है उसको उतना ही गुस्सा आता है। यानी अगर किसी के घर का इन्वायरमेंट जो है वो पीसफुल है, ठीक है, पेरेंट्स जो है वो इतना गुस्सा नहीं करते, पेरेंट्स ने उनकी पेरेंटिंग बहुत अच्छी की है, ठीक है, उसके अंदर बेहतरीन क्वालिटीज हैं, तो जो पर्सन है यानी जो आगे से बच्चा होता है उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है अपने इमोशंस के ऊपर। लेकिन जिन पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग होती है वो बहुत बुरी होती है, या जिन बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो आपस में गुस्सा करते रहते हैं, तो बच्चे जो होते हैं उनके ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, ये साइको सोशल थ्योरी कहती है। तो आपके पास दो तरह की थ्योरी है, न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज और साइको सोशल थ्योरीज। अच्छा, उसके बाद आपने ये कल्चर बाउंड सिंड्रोम है। ठीक है, कोशिश करना है आप उसको अंडरलाइन करें, इसको पढ़ लीजिएगा हाउ बाउ क्या चीज होती है। एक हमारे पास कल्चर बाउंड सिंड्रोम होती है। ठीक है, इसमें हम ज्यादातर एंगर को सप्रेस करने की जो है वो कोशिश की जाती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट में ना कुछ मेडिकेशन है, इनमें से सिर्फ 5 मेडिकेशन जो है, कोई से भी 5 आप लोग इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको जिसको जो जो मेडिकेशन जो है वो इजी लगे, जो जो मेडिसिन 5 आपने करनी है, जो इजी आपको लगे आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने जी यहाँ पे आ जाए, उसके बाद आपने आना है। अच्छा, ये जो टेबल दिया हुआ है ना, अगर फ्री हुए तो आप इसको कोशिश कीजिएगा ठीक इस टेबल को। चैप्टर अगर मैम। क्लाइंट के मैम पास जी। पेन है, अगर क्लाइंट के पास ये चीज है तो क्या करना है आपने? ठीक है, मतलब ये इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं तो आप पढ़ा करें। अच्छा, ये आ गई हमारे पास 5 फेज एग्रेशन साइकिल आ गया, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ट्रिगरिंग फेज, एस्केलेशन फेज, क्राइसिस फेज, रिकवरी और पोस्ट क्राइसिस फेज। ट्रिगरिंग फेज में देखें क्या होता है कि कोई सा भी इवेंट है उसमें क्या करना है, क्लाइंट के रिस्पॉन्स को थोड़ा सा जो है ना वो इनिशिएट करना है। ठीक है, अब एस्केलेशन में क्या होता है, क्लाइंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो ऐसे ऐसा बढ़ता जाता है। ठीक है, इतना बढ़ता है कि उसे कंट्रोल से ऐसे ऐसा बाहर होना शुरू हो जाता है। क्राइसिस में वो अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर देता है। ठीक है, उसके बाद रिकवरी में क्या आता है कि क्लाइंट ऐसा ऐसा जो है वो ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा ऐसा उसका फिजिकल और इमोशनल कंट्रोल दोबारा से स्टैब्लिश होना शुरू होता है। ठीक है, और पोस्ट क्राइसिस में क्या आता है कि क्लाइंट जो है वो बिल्कुल जो है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अपोलोजाइज करता है, फिर वो क्राइम करता है, फिर वो विथड्रॉन बिहेवियर जो था यूजली यूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना 5 फेजेस है, ये इंपॉर्टेंट साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। यूएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा मरतबा यूएचएस में आया हुआ है। ठीक है, एग्रेशन साइकिल आपने इसको जरूर करना है। अच्छा, इसमें से ना हमने थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है स्कीम में, क्राइसिस फेज में क्या होता है। ठीक है, एस्केलेशन फेज में क्या होता है ये भी आप रीड कर सकते हैं। एस्केलेशन फेज में क्लाइंट किस तरह से बिहेव करता है। रिकवरी फेज में क्या होता है, इसकी थोड़ी सी ना एग्जांपल्स भी लिखी हुई है। ठीक है, और साथ जो कह लें कि आप उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, कम्युनिटी बेस्ड केयर इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, इसको आप छोड़ दें बेशक। हाँ, ये करना है आपने, पॉइंट्स टू कंसिडर व्हेन वर्किंग विद क्लाइंट्स हु आर एंग्री हॉस्टाइल। और उसके बाद आपके जो की पॉइंट्स हैं ये सारे आपने पढ़ने हैं की पॉइंट्स। ठीक है, इसके एमसीक्यूज आई थिंक सो ये हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपने इसके सारे करने हैं। ठीक है, लास्ट पे इसके आंसर्स दिए हुए हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं ना मिलते तो वो लास्ट पे देख लिया करे, बिल्कुल लास्ट पे करके ना इसके आंसर्स मेंशन है, वहां से आप इसके करेक्ट आंसर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो साइको फार्माकोलॉजी और ये वाला चैप्टर जो है वो हो गया। अब जो मेन अनाउंसमेंट है आपकी वो ये है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, हाँ 5 चैप्टर्स आपके हो गए हैं। अब आपका एक ग्रैंड टेस्ट है। ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 to 5। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। आपके पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो है ना वो यूनिट नंबर 1 आएगा, जिसमें मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इलनेस आ जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ये वाला है।
ठीक है, उसके बाद आपके पास मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यूनिट नंबर 2 आ जाता है, जिसमें टूल्स ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग और फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ आ जाता है। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपके पास जो है ये साइको फार्माकोडायनामिक्स आ जाएगा, और इसके अलावा जो एंगर मैनेजमेंट आपने आज पढ़ा है वो आ जाएगा। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है ना वो ऐसा आपकी एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ आपकी बुक के अंदर जो है वो मेंशन है। मैं कोशिश करूंगी कि उसकी स्लाइड्स आपको रात तक जो है वो सेंड कर दूं, या मैं मैम जी, जो है वो बता दूंगी जी। मैम मैम